नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसलादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम वसंत भाग 2 में संकलित पाठ क्रमांक 8वां देखेंगे, जो एक कविता है जिसका नाम है शाम एक किसान। शाम एक किसान, यह जो कविता है, इस कविता के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसके कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। सर्वप्रथम हम इस कविता में कवि क्या बताना चाहते हैं यह देखेंगे, जो कविता का सार है। तो देखिए बच्चों, कवि जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, इन्होंने किसान के रूप में जाड़े की शाम की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। यह जो कविता है शाम एक किसान, इस कविता में कवि ने किसान के रूप में, जो किसान होता है ना, जो खेतों में हल चलाता है, वह जो किसान है उस किसान के रूप में जाड़े के शाम की जो प्राकृतिक दृश्य है, जो नैसर्गिक वातावरण है, यह जो प्राकृतिक दृश्य है, इसका चित्रण यहाँ पर इस कविता में किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। इस प्राकृतिक दृश्य में जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ सबको पता है ना बच्चों, जबकि आपको कभी आपके चित्रकला के अध्यापक जो है वह निसर्ग चित्र बनाइए ऐसे कहते हैं तो आप लोग कहते हो ना कि पहाड़े निकालते हो, पहाड़ों के बीच में सूरज दिखाते हो, खूबसूरत नदी बह रही है ऐसे दिखाते हो, घर दिखाते हो, नारियल के पेड़ दिखाते हो, कौवे उड़ रहे हैं, ऐसा चित्र आप बनाते हो ना। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर जो पहाड़ है, वह पहाड़ कवि को ऐसा लग रहा है कि बैठे हुए एक किसान की तरह उन्हें दिखाई दे रहा है। आकाश जो है वह उसके सिर पर बांधे साफे के समान दिखाई दे रहा है। यह जो आकाश है, जो आसमान है ना, वह आसमान उसके सिर पर बांधा हुआ जो साफा है ना, उसकी तरह प्रतीत हो रहा है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी है, पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी है, घुटनों पर रखी चादर सी लग रही है। जो बहती हुई नदी है वह ऐसा लग रहा है कि यह जो किसान है, पहाड़ रूपी किसान, उसके घुटनों पर रखी हुई चादर सी यह नदी प्रतीत हो रही है। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल, जलती हुई अंगीठी सरखी, पूरा क्षितिज पर घना होता अंधकार। यानी कि देखिए यहाँ पर जो निसर्ग है, यह जो प्राकृतिक दृश्य है, इस प्राकृतिक दृश्य की कल्पना कवि ने कैसे की है कि जैसे कि जो पहाड़ है, यह पहाड़ कवि को ऐसा लग रहा है कि बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। यह जो आसमान है, जो आकाश है, नीला गगन है ना हमारा, वह आकाश उसके सिर पर, यानी कि जो किसान है उसके सिर पर बांधे साफे के समान उसे लग रहा है। ऐसी कल्पना कवि ने इस कविता के द्वारा की है। पहाड़ के नीचे से जो बहती हुई नदी है उसकी तरफ जब हम देखते हैं, यानी कि कवि जब देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि यह जो किसान है, पहाड़ रूपी किसान जो हमें नजर आ रहा है या दिखाई दे रहा है, उसके घुटनों पर रखी चादर सी लग रही है यह बहती हुई नदी। और जो पलाश के पेड़ हैं, वह पलाश के पेड़ों पर खिले हुए जो लाल लाल फूल है ना, वह जलती अंगीठी के समान लग रहे हैं। वह कैसे लग रहे हैं? जलती अंगीठी सरखी के समान लग रहे हैं। पूरब क्षितिज पर घना होता अंधकार, यानी कि पूरब जो दिशा है, पूरब दिशा की जो क्षितिज है, उस क्षितिज पर घना होता जो अंधकार है, यह झुंड में बैठे भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज चीलम पर सुलगती आंख की भांति दिख रहा है। कवि ने कितनी सुंदर कल्पना की है। देखिए बच्चों, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो पूरब क्षितिज है, क्षितिज अर्थात आपको पता है ना बच्चों, क्षितिज किससे कहा जाता है? जहां पर हमें जमीन और आसमान, धरती और आसमान जहां पर एकत्रित हुए हैं ऐसा आभास होता है, उसे क्षितिज कहा जाता है। तो यहाँ पूरब की ओर का जो क्षितिज है उस पर क्या हो रहा है कि अंधकार घना हो रहा है, यानी कि शाम ढलने का समय है। जब शाम ढलती है तो अंधकार छाता है ना, ठीक वही यहाँ पर कवि ने बताया है कि जो पूरब है, उस पूरब की और जो क्षितिज है, उस पूरब क्षितिज पर क्या हो रहा है? घना होता अंधकार है। जो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झुंड में बैठे, झुंड में यानी कि
एकत्रित होकर एक साथ बैठे हुए भेड़ों जैसा उन्हें दिखाई दे रहा है या प्रतीत हो रहा है। और जो पश्चिम दिशा है, इस पश्चिम दिशा में सूरज डूब रहा है। हमेशा सूर्योदय कहाँ होता है? पूर्व दिशा में, और सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में। तो यह जो पश्चिम दिशा में जो सूर्यास्त हो रहा है, यानी कि जो डूबता हुआ सूरज है, वह डूबता हुआ सूरज जो पश्चिम दिशा में डूब रहा है, वह ऐसा लग रहा है कि जो चिलम होती है ना, इस चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। चिलम उसे कहा जाता है कि जिसमें तंबाकू रखकर आग भरते हैं, जिसमें तंबाकू रखकर आग भरते हैं ना, उसे, उस पात्र को चिलम कहा जाता है। तो यह जो चिलम है, उस चिलम पर सुलगती आग की भांति यह जो पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज है, वह दिखाई दे रहा है या प्रतीत हो रहा है। तो देखिए, यह पूरा दृश्य शांत है। यह पूरा दृश्य कैसा है? शांत है। उसी वक्त अचानक जो मोर होता है, वह मोर बोलता है, मानो किसी किसान ने आवाज लगाई हो, या मानो किसी ने आवाज लगाई हो। जब यह मोर अचानक बोलता है, मोर की आवाज सुनाई देती है, तो मानो उस वक्त ऐसा लगता है कि किसी ने आवाज लगाई है। सुनते हो? ऐसा लगता है कि किसी ने आवाज लगाई, पर क्या आवाज लगाई किसी ने? किसी ने आवाज लगाई कि सुनते हो। इसके बाद यह जो दृश्य है घटना में बदल जाता है। इसके बाद यह जो सारा दृश्य है जो हमने अभी वर्णन किया है ना इस दृश्य का, तो यह सारा दृश्य क्या हो जाता है? घटना में बदल जाता है कि चिलम उलट जाती है। यह जो चिलम है, चिलम अर्थात जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है ना, वह पात्र, तो यह चिलम उलट जाती है। और ऐसा होने से क्या हो जाता है कि आग बुझ जाती है। चिलम में आग होती है ना, वहां आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है। क्या होने लगता है? आग बुझ जाती है तो धुआं उठने लगता है। तो उसी वक्त सूरज भी डूब जाता है, और सूरज के डूबने से शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। और क्या हो जाता है? रात का अंधेरा छा जाता है। तो यही सारा वर्णन कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने क्या किया है? शाम एक किसान, इस कविता के द्वारा किया है। तो बच्चों चलिए हम कविता की ओर बढ़ते हैं। मैं सबसे प्रथम कविता की कुछ पंक्तियां हैं वह आपको पढ़कर सुनाती हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए, और उसके बाद कठिन शब्दार्थ बताऊंगी, तो जिसे आपको पेंसिल से अधोरेखांकित करके लेना है। बच्चों आशा करती हूँ आप आपके साथ पाठ्य पुस्तक के साथ आपकी हिंदी की कॉपी और पेन पेंसिल लेकर बैठे होंगे, ठीक है। तो जब भी कठिन शब्दार्थ आएंगे तो उन कठिन शब्दार्थों को आपको क्या करना है? आपकी पाठ्य पुस्तक में नीचे अधोरेखांकित करके लेना है और उनके अर्थ लिखना है। तो बच्चों चलो मैं कविता की जो पहली कुछ काव्य पंक्तियां हैं वह पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में देखिए, जहाँ पर यह पंक्तियां हैं वहाँ पर आप आपकी उंगली रखिए ताकि कौन सी पंक्ति चल रही है, कौन सी पंक्ति का अर्थ मैं बता रही हूँ यह आपको समझ में आए, ठीक है। तो सुनिए। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर बैठी है नदी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। तो बच्चों पुनः एक बार मैं यह काव्य पंक्तियां दोहराती हूँ, ध्यान से सुनिए। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है, पास ही दहक रही है
पलाश के जंगल की अंगीठी, पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो बच्चों इस काव्यांश पंक्ति में कुछ कठिन शब्दार्थ आए हैं, उन्हें आप पेंसिल से अधोरेखांकित कर लीजिए और उनके अर्थ लिख लीजिए। पहला है आकाश अर्थात आसमान, आकाश अर्थात आसमान। दूसरा है साफा अर्थात सिर पर बांधने का वस्त्र, सांफा अर्थात सिर पर बांधने का वस्त्र। तीसरा है चिलम अर्थात जिसमें तंबाकू रखकर आग भरते हैं, चिलम अर्थात जिसमें तंबाकू रखकर आग भरते हैं। चौथा दहक अर्थात सुलग सुलग कर जलना, दहक अर्थात सुलग सुलग कर जलना। पांचवा है पलाश अर्थात लाल रंग के फूल, पलाश अर्थात लाल रंग के फूल। बच्चों पुनः एक बार यह कठिन शब्द और उनके अर्थ सुन लीजिए ध्यान से। प्रथम आकाश अर्थात आसमान, दूसरा साफा अर्थात सिर पर बांधने का वस्त्र, तीसरा चिलम अर्थात जिसमें तंबाकू रखकर आग भरते हैं, चौथा दहक अर्थात सुलग सुलग कर जलना, पांचवा पलाश अर्थात लाल रंग के फूल। छठा अंगीठी अर्थात जिसमें आग जलाई जाती है, अंगीठी अर्थात जिसमें आग जलाई जाती है। सातवां अंधकार अर्थात अंधेरा, सातवां अंधकार अर्थात अंधेरा। आठवां पूर्व अर्थात एक दिशा का नाम, पूर्व अर्थात एक दिशा का नाम। नौवां सिमटा अर्थात इकट्ठा होकर, सिमटा अर्थात इकट्ठा होकर। दसवां गल्ले अर्थात झुंड, गल्ले अर्थात झुंड। बच्चों पुनः एक बार यह ध्यान से सुनिए शब्द और उनके कठिन अर्थ, कठिन शब्दों के अर्थ। छठा है अंगीठी अर्थात जिसमें आग जलाई जाती है, आठवां अंधकार अर्थात अंधेरा, पूर्व अर्थात एक दिशा का नाम, नौवां सिमटा अर्थात इकट्ठा होकर, दसवां गल्ले अर्थात झुंड। तो यह जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ इस प्रकार से होता है बच्चों कि कवि जाड़े के मौसम में शाम के समय का प्राकृतिक सौंदर्य जो है उसका आनंद लेते हुए पहाड़ को देखता है, और जब वह इस पहाड़ को देखता है तो वह उसे एक किसान की भांति दिखाई देता है। तो देखिए कवि ने यहाँ जो मौसम है उसका वर्णन किया है, तो वह मौसम कौन सा है? जाड़े के मौसम का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। और कवि इस जाड़े के मौसम का वर्णन करते हुए शाम के समय उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है, कौन से समय का? शाम के समय का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद लेते हुए कवि जब पहाड़ को देखता है, तो उस शाम के समय जब वह पहाड़ को देखता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह पहाड़ उसे एक किसान के भांति दिखाई देता है। किसके भांति दिखाई देता है? एक किसान के भांति दिखाई देता है। उसके ऊपर का जो आकाश है वह आकाश उसे ऐसा लगता है कि उसने क्या किया है? साफा बांधा, उसने क्या किया हो?
साफा बांधा हो, यानी कि यह जो पहाड़ है वह उसे एक किसान की तरह दिखाई देता है, और यह जो आकाश है वह ऐसा लगता है कि इस पहाड़ रूपी किसान ने क्या किया है, उसे साफे के प्रति बांध लिया है, यानी कि सिर पर उसने क्या किया है, यह आकाश रूपी वस्त्र को बांध लिया है। तो देखिए यह आकाश उसे कैसे प्रतीत होता है कि उसने साफा बांधा हो, ऐसे उसे प्रतीत होता है। तो उसके चरणों में जो नदी बह रही है वह नदी उसके घुटनों पर रखी चादर के समान दिखाई देती है। देखिए कवि कल्पना किस प्रकार से की है, यह कवि की कल्पनाएं है। उस कल्पना को कवि ने कितने सुंदर शब्दों में, कितने हृदय स्पर्शी शब्दों में हमें बताया है कि यह जो पहाड़ है उसे तो एक किसान दिखाई देता है। किसान तो हमेशा सर पर साफा बांधा हुए रहता है। तो यह कहता है कि कवि यहाँ बताता है कि यह जो आकाश है, यह आकाश उसे ऐसा लगता है कि इस पहाड़ रूपी किसान ने उसे क्या किया है, साफा बांध लिया हो, यानी कि सिर पर उसे वस्त्र की तरह बांध लिया हो। उसके चरणों में, यानी कि यह जो किसान है उसके चरणों में जो बहती हुई नदी है वह इस प्रकार से प्रतीत होती है, यानी कि यह जो पहाड़ है उस पहाड़ के नीचे से जो नदी बह रही है वह ऐसे लगती है कि यह जो नदी है वह नदी घुटनों पर रखी चादर के समान प्रतीत हो रही है। कैसे प्रतीत हो रही है, घुटनों पर रखे चादर के समान यह दिखाई दे रही है। अब जो पलाश है, इस पलाश के खिले जो लाल लाल फूल है, जो पलाश है, इस पलाश के जो लाल खिले हुए फूल है, पलाश अर्थात लाल रंग के फूल, पलाश अर्थात लाल रंग के फूल। तो यहाँ कवि कहते हैं कि पलाश के खिले हुए जो लाल लाल फूल है ना, वह ऐसे लग रहे हैं कि जंगल की जो जलती अंगीठी है उस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं। वह लाल फूल कैसे प्रतीत हो रहे हैं कि जंगल की जलती हुई जो अंगीठी है उस समान उसे प्रतीत हो रहे हैं। क्या प्रतीत हो रहे हैं, पलाश के जो खिले लाल फूल है वह। तो ऐसा लगता है कि वह अपने ताप से जाड़े को कम कर रही हो, यानी कि यह जो लाल पलाश के फूल है वह कैसे प्रतीत हो रहे हैं, जलती अंगीठी के प्रकार प्रतीत हो रहे हैं, यानी कि दहक रहे हैं, वह आग की तरह प्रतीत हो रहे हैं। तो इसे भी कवि ने क्या कल्पना करके लिखा है, अपनी कविता में क्या बताया है कि इन्हें देखने के बाद ऐसा होता है कि वह क्या कर रहे हैं, अपने ताप से, यानी कि अपनी उष्णता से, अपनी तापमान से वह क्या कर रहे हैं, जाड़े को कम कर रहे हैं, यानी कि सर्दी को कम कर रहे हैं, ठंड को कम कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कवि आगे चलकर यह कहता है कि पूर्व की दिशा में क्षितिज पर गहराता अंधकार झुंड में बैठे भेड़ों के भांति वह पश्चिम दिशा में डूबता हुआ जो सूरज है वह किसान की चिलम के रूप में दिखाई देता है, जो सुलगती आग जैसा लग रहा है। जो कैसे लग रहा है, सुलगती आग की तरह लग रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ कवि ने क्या कहा है कि जो पूर्व दिशा है, इस पूर्व दिशा की जो क्षितिज है ना, यानी कि जहां पर पूर्व दिशा में हमें ऐसा आभास होता है कि जमीन यानी कि धरती और आसमान दोनों एक हो चुके हैं, वह एकत्रित हो चुके हैं, तो उनकी जो सीमा रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। तो यह पूर्व दिशा की यानी कि पूर्व दिशा की जो क्षितिज है, इस पूर्व दिशा की क्षितिज पर जो गहराता हुआ अंधकार है, यानी कि शाम हो चुकी है, सूरज डूब रहा है, तो अंधकार फैला है। तो यह जो गहराता हुआ जो अंधकार है वह उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि झुंड में जो बैठी भेड़े हैं ना, उनके भांति उसे प्रतीत होता है कवि को। और जो पश्चिम दिशा है जिस और सूरज डूब रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सूर्योदय यानी कि सूर्य का उगम किस दिशा में होता है, पूर्व दिशा में होता है, पूरब में होता है। तो सूरज का अस्त यानी कि सूर्यास्त कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में। तो यह जो पश्चिम दिशा है, इस पश्चिम दिशा में डूबता सूरज जो है वह किसान की चिलम के रूप में दिखाई देता है। यह किस रूप में दिखाई देता है कि किसान की चिलम के रूप में दिखाई देता है, यानी कि किसान क्या कर रहा है कि जो चिलम है वह ओढ़ रहा है, यानी कि कवि ने यहाँ कल्पना की है कि यह डूबता हुआ सूरज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई एक पात्र है जो चिलम है, जिसमें तंबाकू भरकर तंबाकू रखकर क्या किया जा रहा है, आग भरी जा रही है, इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है, यानी कि किसान की चिलम के रूप में वह दिखाई दे रहा है। जो क्या कर रहा है, सुलगती आग जैसा लग रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आग सुलग रही है ऐसा लग रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो यह सारा वातावरण कैसा है, शांत है।
तो यह सारा वातावरण कैसा है? शांत है, जिसमें कोई शोर नहीं है, कोई आवाज नहीं है, कुछ नहीं है। यह सारा वातावरण शांत है, ऐसा लग रहा है। तो बच्चों आगे की जो काव्यांश पंक्तियां हैं वह मैं पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए और आपकी पाठ्य पुस्तक में उंगली रखकर उसे देखिए। जैसे कि आगे देखिए, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। बच्चों पुनः एक बार मैं यह जो काव्य पंक्तियां हैं वह पढ़ती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में उंगली रखकर ध्यान से देखिए। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी धुआं उठा, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। बच्चों यह जो काव्य पंक्तियां हैं इनमें कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, वह इस प्रकार से हैं जिन्हें आपको क्या करना है, आपकी पेंसिल से आपके पाठ्य पुस्तक में अधोरेखांकित करना है, उनके अर्थ लिखना है ताकि आप बाद में उसे अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। तो देखिए प्रथम जो कठिन शब्दार्थ है वह इस प्रकार से है, औंधी अर्थात उल्टी, औंधी अर्थात उल्टी यानी कि उलटना, उल्टा हो जाना। दूसरा है डूबा अर्थात अस्त, दूसरा है डूबा अर्थात अस्त। पुनः एक बार सुनिए बच्चों ध्यान से कठिन शब्दार्थ। प्रथम औंधी अर्थात उल्टी, औंधी अर्थात उल्टी। दूसरा डूबा अर्थात अस्त, डूबा अर्थात अस्त। तो यह जो काव्यांश मैंने अभी पढ़ा है उसका अर्थ इस प्रकार से आता है कि जाड़े की शाम का वातावरण एकदम शांत था। जैसे कि हमने पहली काव्यांश में देखा कि मतलब जो पहाड़ है वह एक किसान की भांति प्रतीत हो रहा है और आसमान जो है वह ऐसा लग रहा है कि इस पहाड़ रूपी किसान ने क्या किया है, उसे अपने साफे की तरह बांध लिया है। पलाश के जंगल की अंगीठियां जल रही हैं, अंधकार दूर पूर्व में है। तो यह सारा जो वातावरण हमने देखा है वह काफ़ी शांत सा लग रहा था। और हमने यह भी देखा कि यह जो जाड़े की शाम का वातावरण है वह एकदम कैसा था, शांत था। जाड़े की शाम का वातावरण कैसा था, एकदम शांत था। लेकिन अचानक ही क्या हो जाता है कि एक मोर बोल उठता है। इस सारी शांतता को अगर हम देखते हैं तो इस सारी शांतता में अचानक क्या हो जाता है कि एक मोर जो होता है वह मोर बोल उठता है। जब वह मोर बोल उठता है तो जैसे किसी ने आवाज लगाई हो ऐसा लगता है, और जब ऐसा लगता है कि किसी ने आवाज लगाई हो कि सुनते हो। देखिए यह सारी तो कवि की कल्पना है। कवि ने अपनी कविता में एक किसान का यह जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इस प्राकृतिक सौंदर्य को उसने किसान के भांति किया है, उसकी कल्पना करके उन्होंने काफी हृदय स्पर्शी शब्दों में यहाँ बताया है। कवि कहते हैं कि जाड़े की शाम का वातावरण है और वह वातावरण एकदम शांत था। वातावरण कैसा था बच्चों, एकदम शांत था। लेकिन इस शांतता में अचानक ही क्या हो जाता है कि एक मोर जो है वह मोर बोल उठता है। अब मोर क्या बोल उठता है, जब वह मोर बोल उठता है तो जैसे उस समय ऐसा लगता है या ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आवाज लगाई हो। क्या लगता है
क्या महसूस होता है या क्या प्रतीत होता है कि जब मोर बोल उठता है तो ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आवाज लगाई हो। क्या आवाज लगाई होगी? जैसे कि ऐसा लगता है कि किसी ने आवाज लगाई हो कि सुनते हो। मतलब जब मोर बोल उठता है तो ऐसा लगता है कि किसी ने आवाज लगाई हो और कहा हो कि सुनते हो, यानी कि कोई सुनने को हमें कह रहा है, कोई हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित करने के लिए कहता है कि सुनते हो। तो कवि कहते हैं कि इस आवाज के साथ ही सारा वातावरण बदल गया, और जैसे ही उन्होंने यह आवाज सुनी कि सुनते हो, तो इस सुनते हो इस आवाज के साथ ही क्या हो जाता है कि यह जो सारा वातावरण है, यह सारा वातावरण ही पूर्णतः से बदल जाता है। पूरा वातावरण ही बदल गया। तो अब वातावरण कैसे बदल गया? आप देखिए कि यह एक घटना प्रतीत होने लगती है। यह जो वातावरण का वर्णन जो हमने अभी सुना है या अभी आपको मैंने बताया है, तो यह सारा वर्णन जो कवि ने अपनी इस कविता में किया है, यह सारा वर्णन जो है वह सारा वर्णन एक घटना के समान प्रतीत होने लगता है। कैसे प्रतीत होने लगता है? कि जैसे कोई घटना घटित हो रही है, ऐसा प्रतीत होने लगता है कि जिसमें क्या हो जाता है कि जो चिलम है वह चिलम उलट जाती है। यहाँ कहा है ना, चिलम औंधी, औंधी का अर्थ उलटना या उलट जाना। तो यह सारी एक घटना प्रतीत होने लगती है जिसमें क्या हो जाता है कि जो किसान डूबते हुए सूरज जो है, डूबता हुआ सूरज जो है पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा में, तो वह चिलम ओढ़ रहा है ऐसा लगता है। परंतु अब जब हमें यह आवाज सुनाई देती है, जब मोर बोल उठता है कि सुनते हो, तो इसके बाद यह जो पूरा वातावरण है, यह वातावरण ही बदल जाता है। और जब यह वातावरण बदल जाता है तो अचानक यह कैसे लगने लगता है कि यहाँ एक घटना प्रतीत होने लगती है जिसमें क्या हो जाता है कि चिलम जो है वह चिलम उलट जाती है, यानी कि सूरज पूर्णतः डूब चुका है, आग बुझ गई है। चिलम अर्थात क्या है कि जिसमें तंबाकू रखकर आग भरी जाती है, तो वह आग जो भरी जाती है वह आग ही क्या हो चुकी है? बुझ चुकी है। चिलम उलटने के बाद आग भी बुझ चुकी है। आग बुझने से क्या हो चुका है कि धुआं उठने लगा है। क्या होने लगा है? धुआं उठने लगा है। सूरज डूब गया है, और सूरज के डूबते ही क्या हो गया है कि शाम ढल गई है। सूरज डूबते ही क्या हो चुका है? शाम ढल गई है। और जैसे ही शाम ढल गई है तो रात का अंधेरा क्या हो चुका है? चारों ओर छा चुका है। रात का अंधेरा क्या हो चुका है? चारों ओर छाया है। तो देखिए यहाँ पर कवि ने यह जो सारा दृश्य निर्माण किया था कि जो पहाड़ को उन्होंने किसान के रूप में बताया था, जैसे कि जो कवि है वह शाम के समय जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका आनंद ले रहा है, और आनंद लेते हुए उसे ऐसा लगता है कि पहाड़ को जब वह देखता है तो किसान के भांति उसे प्रतीत होता है। जो ऊपर का आसमान है वह उसे ऐसा लगता है कि उसने साफा बांध लिया हो। जो नदी बह रही है वह उसे ऐसा लगता है कि घुटनों पर चादर के समान रखी हुई है। और जब पलाश के फूल खिलते हैं तो उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जंगल की जलती अंगीठी प्रतीत हो रही थी, और उसे ऐसा लगता है कि वह क्या कर रही है, जो अंगीठी जल रही है वह क्या कर रही है? अपने ताप से, यानी कि अपने तापमान से, अपनी उष्णता से, अपनी गर्मी से वह जाड़े को कम कर रही है। और पूर्व दिशा के जो क्षितिज है उस पर गहराता हुआ जो अंधकार है, वह अंधकार उन्हें ऐसा लगता है कि झुंड में बैठे भेड़ों के भांति प्रतीत होता है। और पश्चिम दिशा में जो डूबता हुआ सूरज है वह किसान के चिलम के रूप में दिखाई देता है, जो क्या कर रहा है? आग को सुलग रहा है। यह सारा वातावरण शांत था, परंतु अचानक क्या हो जाता है कि जब मोर बोल उठता है तो मोर के बोल उठने से ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें आवाज लगाई हो कि सुनते हो। और जैसे ही किसी ने आवाज लगाई हो ऐसा उन्हें लगता है कि सुनते हो, तो इस आवाज के साथ ही क्या हो जाता है कि यह जो सारा वातावरण है वह सारा वातावरण बदल जाता है। और वातावरण किस प्रकार से बदल जाता है कि यहाँ एक घटना हुई है या यह एक घटना प्रतीत होने लगती है कि जिसमें क्या हो जाता है कि यह जो चिलम है वह चिलम उलट जाती है। ठीक है, चिलम उलटने से आग भी बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब गया।
और सूरज डूबते ही शाम ढल गई, और शाम ढलते ही क्या हो चुका है कि रात का अंधेरा चारों ओर छा गया है। तो शाम एक किसान, इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने यह सारा वर्णन किया है। तो यह कविता आज यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।